एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआर बिहार बीएससी क्लासेस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। आप सभी बच्चों की पढ़ाई अपने अपने घरों पे बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कुछ दिनों पहले हम लोगों ने स्टार्ट करा था अपना एग्जाम बूस्टर सीरीज, और इस एग्जाम बूस्टर सीरीज में हम लोग आपको हर एक यूनिट के कुछ ऐसे सवाल करवा रहे हैं जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हैं। इनफैक्ट कुछ सवाल तो यहाँ पे ऐसे हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आने के फुल चांसेस हैं, और कुछ कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो कई बार एग्जाम्स में पहले बन भी चुके हैं। तो ये जितने भी मैं आज आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी या जितने हम पहले सवाल कर चुके हैं वो बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस भी नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर अभी तक इस वीडियो को आप लोगों ने अपने दोस्तों को या फिर अपने क्लास ग्रुप में शेयर नहीं किया है तो जरूर से कर दीजिए बेटा, क्योंकि जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं और जो ये वाली कंटिन्यूअसली वीडियोस आ रही हैं, चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो या बॉटनी हो, आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये सारी वीडियोस आप सभी बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो इसका बेनिफिट आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी उठवाने दीजिए और उन लोगों को भी जरूर से वीडियो शेयर कीजिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोगों ने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 की इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यूनिट 1 एंड 2 के भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके आंसर्स के साथ आपको मिल जाएंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रही हूं, जो मैं हैंड रिटन आपके सामने करवा रही हूं, इन सभी की पीडीएफ भी तुमको मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जितने भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी, इनके जो भी मैं आंसर्स यहाँ पे तुम लोगों को करवाऊंगी, ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पे। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक को टैप करिएगा, वहां पे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे और टेलीग्राम पे ही ये सारी पीडीएफ आपको रिसीव हो जाएंगी। चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 एक बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग यूनिट है। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स ही पूरा यही है। अगर तुम्हें ये यूनिट आती है ना तो ऐसा समझ लो कि तुमको पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। आज मैं तुम लोगों को करवाने वाली हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ साथ हम लॉन्ग क्वेश्चंस भी ऑब्वियस सी बात है करेंगे, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ में। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। और हमारे एक और इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी मैं सवाल करवाऊंगी आपको, वो सारे सवालों के प्रॉपर आंसर्स लिखवाऊंगी। हाँ, ये चीज हो सकती है कि अगर किसी सवाल में बहुत थ्योरी है तो मैं कंप्लीट थ्योरी तो बेटा लिखाना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं पूरी थ्योरी हाथों से लिखने बैठूंगी तो 1 घंटा मुझे ऐसे ही लग जाएगा। कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट देना मेरी जिम्मेदारी है। उस थ्योरी के बारे में, उस टॉपिक के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, जो हाईलाइटेड चीजें होंगी, सब कुछ मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स बना के दूंगी। लेकिन ये आपका काम है कि उन्हीं नोट्स को और ज्यादा इलेबोरेट करना, उन्हीं नोट्स में अपने अपने टर्म्स ऐड ऑन करना, अपनी चीजें और ऐड ऑन करना और उसको ब्रीफली मॉडिफाई करना। ये आपका काम होना है। इसमें भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। तो सवाल हमारे पास है, स्टेट द शेप्स ऑफ अमोनिया एंड वाटर यूजिंग वेस्पर थ्योरी। ठीक है, हमसे बहुत सारी थ्योरीज हमें पढ़ाई जाती हैं, वीबीटी, वीएससीपीआर, एमओटी, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हम पढ़ते हैं। इसमें वीएससीपीआर थ्योरी से सवाल आया है और सवाल कह रहा है कि अमोनिया और वाटर के शेप्स क्या होंगे। मैम हमें ये बता दीजिए, व्हाट आर द शेप्स ऑफ अमोनिया एंड वाटर। तो चलो भाई, सबसे पहले तो इसका नाम समझते हैं। व्हाट इज द नेम? हम लिखेंगे कि VSEPR is also known as, फुल फॉर्म जरूर एग्जाम में मेंशन करके आइएगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इतनी बात बेटा समझ में आ गई? इसको हम और क्या बोलते हैं मैम? ये जो हमारी VSEPR थ्योरी है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज योर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, है ना। अब यहाँ पे होता क्या है मैम? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, यहाँ पे 2 एटम है मान लो, उन दोनों एटम के वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स का आपस में रिपल्शन होता है। इसी वजह से इस थ्योरी का जो नाम रखा गया, दैट इज योर VSEPR। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन दिस थ्योरी the central metal atom, yeah, the atoms having valence shell electrons, having valence shell electrons shows repulsion with each other, shows repulsion with each other.
इसको हम क्या बोलते हैं मैम, VSEPR थ्योरी बोलते हैं। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमिन द शेप ऑफ एनी मोलिक्यूल। यानी इस पर्टिकुलर थ्योरी से हम क्या कर सकते हैं मैम, ये जो हमारी पर्टिकुलरली थ्योरी है ना, इस थ्योरी से कोई सा भी आपको मॉलिक्यूल दिया होगा, आप उस मॉलिक्यूल की शेप को आइडेंटिफाई कर सकते हो। बहुत इजीली हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें मेंशन क्या किया गया है, हमें दिया गया है एक तरफ तो अमोनिया और दूसरी तरफ हमें दिया है वाटर। तो अगर हम यहाँ पे अमोनिया के बारे में बात करें तो ये किस तरीके से पाया जाता है मैम, अमोनिया बेसिकली कुछ इस तरीके से हमारे पास में पाया जाता है। अब हमें अमोनिया के बारे में बताना है कि भैया अमोनिया की शेप बता दीजिए क्या होती है। सबसे पहले नाइट्रोजन है हमारे पास, इसका सेंट्रल मेटल एटम, ये चीजें मेंशन करके आइएगा कि यहाँ पर आपका सेंट्रल मेटल एटम क्या दिया हुआ है। यहाँ पे मैम हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, दैट इज नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का अगर मैं एटॉमिक नंबर बताऊं तो क्या होता है मैम, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 7, यानी इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ 2,5 है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने बॉन्ड और बनाने चाहिए मैम, 3 बॉन्ड और बनाने चाहिए, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, लेकिन इसके आउटर मोस्ट शेल में केवल 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे दूर होगी, अगर ये 3 बॉन्ड्स बनाएगा। यानी हमारे नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 बॉन्ड्स बनाने, हम लिख सकते हैं टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, to complete its octet, nitrogen can make 3 bonds. नाइट्रोजन क्या करेगा मैम, जो हमारा नाइट्रोजन है ना वो 3 बॉन्ड्स बनाएगा अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो, राइट। अब हाइड्रोजन के साथ में ये क्या करेगा मैम, हाइड्रोजन के साथ में ये बॉन्ड बनाएगा। ये देखिए ये यहाँ आपका नाइट्रोजन, राइट। ये कुछ इस तरीके से क्या हमें हमारे पास में पाया जाएगा मैम, इस तरीके से हमारे पास में 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या बन गया मैम, 3 तो हमारे पास में बॉन्ड पेयर आ गए, एक हमारे पास लोन पेयर बचा, तो ये लोन पेयर मैंने एज इट इज लगा दिया। इतनी बात समझ आ रही है। यानी नाइट्रोजन यहाँ पे बना क्या रहे मैम, जो नाइट्रोजन है ना वो यहाँ पर बेसिकली 3 तो बना रहा है बॉन्ड पेयर और साथ में एक बना रहा है लोन पेयर। यानी अगर इसका हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो बताना बेटा जरा हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपने जरूर पढ़ा होगा, और ये मैं अभी से बता दे रही हूं कि अगर तुम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लेना। हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सवाल 100% बनेगा ही बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं मैम, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और आप बेसिकली स्टेरिक नंबर से भी निकाल सकते हो। अगर हम स्टेरिक नंबर से निकालें तो कैसे निकालेंगे, स्टेरिक नंबर से निकालने का एक तरीका होता है, क्या तरीका है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। यानी जितने भी सिग्मा बॉन्ड होंगे और जितने भी लोन पेयर हैं दोनों को आप ऐड ऑन कर दो, जितनी वैल्यू आएगी वो उसका स्टेरिक नंबर आएगा। अगर हम इस मॉलिक्यूल में देखें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं मैम, 1 2 3 हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड है, तो ये 3 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड हो गए। लोन पेयर कितना है, एक लोन पेयर है हमारे पास, यानी स्टेरिक नंबर कितना आया मैम, स्टेरिक नंबर आया 4। और बेटा ध्यान रखना मेरी बात, कभी भी अगर आपका स्टेरिक नंबर आ रहा है 4, ऑलवेज एंड ऑलवेज डू रिमेंबर, अगर कभी भी तुम्हारा स्टेरिक नंबर आ रहा है 4, दैट सिंपली मीन्स उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कभी भी स्टेरिक नंबर अगर 4 आएगा तो वो हो जाएगा तुम्हारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लो, जितना अच्छे से समझ लोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। कभी भी अगर आपका स्टेरिक नंबर आएगा 4 तो सिंपली आप उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकालोगे मैम, सिंपली हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे sp3। और अगर हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो जल्दी से मुझे बताना इसकी ज्योमेट्री क्या होगी मैम। अगर आप इसकी ज्योमेट्री के बारे में बात करोगे ना तो दैट वुड बी टेट्राहेड्रल, ठीक है। हमारे पास ज्योमेट्री क्या होगी, ऑलवेज एंड ऑलवेज डू रिमेंबर, जब जब हमारे पास में sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा होता है तो फॉर sp3 हाइब्रिडाइजेशन द ज्योमेट्री विल ऑलवेज बी टेट्राहेड्रल। ये बात तुम्हें हमेशा पता होनी चाहिए, लेकिन मैंने बात यहाँ पे ज्योमेट्री की करी है ना कि शेप की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शेप येट। तो अब मैं बात करूंगी यहाँ पे आपसे शेप की, भाई शेप मुझे बता दो क्या होगी। तो बेटा इससे पहले कि हम शेप समझें आप मुझे याद दिलाओ कितने बॉन्ड पेयर थे और कितने लोन पेयर। मैम इस वाले केस में ना हमारे पास 3 तो आ रहे हैं बॉन्ड पेयर
और एक आ रहा है हमारे पास में लोन पेयर। और जब जब ये केस आएगा तब तब याद रखना बहुत आसानी से, जो तुम्हारी शेप आएगी बनके दैट वुड बी पिरामिडल। इसको जितना इजीली हो सके उतना इजीली अपने दिमाग में बसा लो कि जब जब आपके पास में ये वाला केस आएगा 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर वाला, तब तक जो तुम्हारी शेप आएगी दैट वुड बी पिरामिडल। यानी अगर हम अमोनिया के बारे में बात करेंगे तो अमोनिया के बारे में मैं तुम्हें सब बता चुकी। अमोनिया में क्या पाया जाता है, सेंट्रल एटम जो होता है नाइट्रोजन है, जो 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ में बॉन्डेड होगा। एंड ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन पे पाया जाता है एक लोन पेयर, राइट। तो जब हमने इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला तो कितना आ गया, हाइब्रिडाइजेशन आ गया हमारे पास में sp3। एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब जब आएगा, देखो ज्योमेट्री में और शेप में तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। एग्जामिनर पूरा ट्राई करेगा तुम्हें कंफ्यूज करने का, बट आपको होना नहीं है। गॉट इट। तो अगर तुमसे पूछा जाता ज्योमेट्री क्या होगी, तो डू रिमेंबर इस वाले केस में जो तुम्हारी ज्योमेट्री होगी दैट वुड बी टेट्राहेड्रल। हमसे पूछा था शेप, शेप इस केस में हो जाएगी पिरामिडल जब हमारे पास में 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। चलो एक केस तो कर लिया हमने अमोनिया का, अब दूसरा केस हम करते हैं। और दूसरा केस किसका है मैम, सेकेंड केस हमें दिया था वाटर। वाटर क्या होता है, ये हो गया है आपका वाटर। मुझे जरा बताना वाटर के केस में सेंट्रल मेटल एटम क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल मेटल एटम है। यहाँ पर तो मैम हमें दूर से ही दिख रहा है ऑक्सीजन है सेंट्रल मेटल एटम, तो आप यहाँ पर लिख लोगे इन दिस केस ऑक्सीजन इज द सेंट्रल मेटल एटम। ऑक्सीजन इज द सेंट्रल मेटल एटम। इस केस में क्या हो गया मैम, यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन है वो सेंट्रल मेटल एटम है। यानी अगर आप बेसिकली इसको बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है मैम 8 होता है। कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे तो 2,6। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए मैम, ऑक्टेट कंप्लीट तब होगा जब इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी अभी भी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। ऑक्टेट पूरा होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, हम लिख लेंगे टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ऑक्सीजन नीड टू बाइंड with 2 atoms। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, दैट मीन्स सिंपली आप बोल सकते हो द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। ये बात हमेशा याद रखना। खैर ये तो तुम सभी को पता भी होगी कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है मैम, 2 होती है हमारे ऑक्सीजन की वैलेंसी। अब अगर हमें बेसिकली इसका डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, देखिए मैम ये रहा ऑक्सीजन, 2 पानी के मॉलिक्यूल यानी 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से अटैच है, ये देखो इस तरीके से हमने अटैच कर दिया। ऑक्सीजन में बेसिकली 6 है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ने तो मिलकर ये बॉन्ड बना लिए। 6 में से 2 माइनस करो, कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। ये देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ये आ गए, क्या बैलेंस हो गया, नहीं मैम 2 अभी भी बच रहे हैं, तो वो जो 2 बच रहे हैं वो मैं यहाँ पर लगा दूंगी। क्या ये हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, यस मैम, ये हमारे पास रेडी है बनके पूरा स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड्स बेसिकली मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्डेड रहता है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो तुम्हारा ऑक्सीजन है इसके पास में 2 लोन पेयर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है मैम, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज ऑफ वाटर। ये वाटर का हमारे पास स्ट्रक्चर है। चलो जी अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन मुझे बताइए क्या होगा, फिर से मैम आप स्टेरिक नंबर से ही निकालिए, जो आप स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला आपने अमोनिया के केस में लगाया था फिर वही लगा लेते हैं। चलो फिर से लिख देती हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए फॉर्मूला। क्या है स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला, स्टेरिक नंबर का सीधा सीधा फॉर्मूला मैम ये है आपके पास में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, दोनों को आप ऐड ऑन कर दो, आपके पास में पूरा का पूरा हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, 2 है हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड, तो 2 तो सिग्मा बॉन्ड आ गया। लोन पेयर कितने मैम, देखिए ना हमारे पास में 2 लोन पेयर्स हैं, एक और एक 2, 2 लोन पेयर्स आर देयर। क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर हमारे पास है तो हम सिंपली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सिंपली हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। तो बेटा व्हाट इज दिस मैम, 2 + 2 हो गया 4। 2 + 2 क्या हो गया मैम, 2 + 2 हमारे पास में बेसिकली हो गया 4। और बेटा स्टेरिक नंबर 4 का मतलब क्या है, याद करो अमोनिया के केस में भी सेम चीज आई थी बेटा। अमोनिया के केस में भी स्टेरिक नंबर 4 आया था,
पानी के केस में भी स्टेरिक नंबर क्या आया, पानी के केस में भी तुम्हारा स्टेरिक नंबर जो है वो 4 आया। यानी अगर स्टेरिक नंबर 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अभी हमने अमोनिया में निकाला था, स्टेरिक नंबर अगर 4 आएगा तो मैम हाइब्रिडाइजेशन फिर से हमारा sp3 ही आएगा। यानी अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3, पानी का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3, दोनों के हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल सेम है, दैट इज sp3। और अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो ज्योमेट्री, मैम ज्योमेट्री भी ऑटोमेटिकली सेम होगी, हाइब्रिडाइजेशन सेम है जो कि sp3 है, दैट सिंपली मींस हमारी ज्योमेट्री कितनी होगी, ये तो मैम आप लिख के ले लो, ज्योमेट्री भी आपकी जो होगी वो टेट्राहेड्रल ही होनी है। क्या होनी है ज्योमेट्री, मैम टेट्राहेड्रल होनी है हमारी ज्योमेट्री भी। चलो ज्योमेट्री हो गई, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब हम आते हैं मेन मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात हमारे पास है शेप। वहां पे केस ये था कि 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर था, यहाँ पे केस ये है कि यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर दिए हैं। तो भाई शेप तो सेम नहीं हो सकती, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो सकता है, ज्योमेट्री सेम हो सकती है, बट शेप सेम नहीं हो सकती, इसीलिए एग्जामिनर ने शेप का ही सवाल दिया है। यहाँ पर तुम्हें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर मैम हमें 2 बॉन्ड पेयर दिए हैं और साथ ही साथ में 2 लोन पेयर दिए हैं, विच सिंपली मीन्स कि शेप तो भाई सेम नहीं होनी है। अगर 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर है तो याद रखना मेरी बात, इस केस में जो तुम्हारी शेप होती है वो होती है बेंड, या हम इसी को वी शेप भी बोल देंगे। दिस इज गोइंग टू बी द एग्जैक्ट शेप, इसको बंद करके रख लो बॉक्स में। और ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री के बारे में हो गया। हाइब्रिडाइजेशन था sp3, ज्योमेट्री थी टेट्राहेड्रल, इधर शेप कितनी आई, बेंड या फिर वी शेप आई। तो दोनों के शेप आपको याद रखने हैं, राइट। अगर हम शेप के बारे में बात करें तो कितना आया मैम, एक तरफ आप पानी के बारे में लिख लीजिए, एक तरफ आप लिख लीजिए अमोनिया के बारे में। अगर आप वाटर के शेप के बारे में बात करोगे तो कितनी आई थी, ये आई थी मैम हमारे पास में बेंट, या फिर आप इसी को वी शेप भी बोल सकते हो। अगर आप अमोनिया के बारे में बात करोगे तो इसकी शेप कितनी थी मैम, अमोनिया के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अमोनिया की शेप थी पिरामिडल। अमोनिया की शेप क्या थी, पिरामिडल थी हमारे पास अमोनिया की शेप। इसको फाइनली आप बॉक्स में बंद कर दो और ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक, हमसे शेप पूछी थी, ये रही हमारी फाइनल शेप। पूरी प्रॉपर तरीके से सब कुछ मैं तुम्हें डिटेल में समझा चुकी हूँ, एक एक चीज मैंने डिटेल में समझाई। सबसे पहले तो आप बताना है वेस्पर थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत, फिर आपको यहाँ से स्टार्ट कर देना है कि अमोनिया का क्या क्या सीन है, अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप, सब कुछ। फिर सिंपली मैंने वाटर का, और इसका अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी ऐसे सवाल आएंगे स्ट्रक्चर्स बना के जरूर दिखाना। कोई भी मॉलिक्यूल दिया हो, स्ट्रक्चर के बिना आपके मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, स्ट्रक्चर इज मस्ट, स्ट्रक्चर के नंबर आपको मिलेंगे। तो ये हम लोगों ने कर लिया। ये मत बोलना और ना सोचना कि भाई शॉर्ट आया है तो मैम ने इतना क्यों लिखा है, इतना तुम्हें भी लिखना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे जब इतना आप मेंशन करके आओगे, तो यू हैव टू मेंशन इट ऑल। चलिए अब इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल जो हमारा है वो और भी इंपॉर्टेंट है, बेसिक भी है। सवाल हमारे पास है, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रा एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस, ये तुमने पढ़ा होगा टाइप ऑफ बॉन्डिंग। जब आपके फैकल्टी आपको बताते हैं कितने कितने प्रकार की बॉन्डिंग होती है, उसमें से ही एक आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वहीं पे पढ़ाया जाता है कि भैया ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या चीज है। तो चलो हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज दिस पर्टिकुलरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसकी पहले थ्योरी लिखते हैं, फिर थ्योरी लिखने के बाद मैं आपको समझाती हूँ पूरा। तो लिखेंगे हम, इट इज अ type of chemical bonding, it is a type of chemical bonding, in this bonding, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि it is observed, या सिंपली हम इसको डेफिनेशन लिख रहे हैं ना तो ऐसे लिख देते हैं कि if hydrogen atom is bonded between two more electronegative elements, two most, या more रहने देते हैं, most लिखते हैं, two most electronegative elements of second period, hydrogen bonding is observed. Hydrogen bonding is observed. बेटा ध्यान से मेरी बात सुनो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब ऑब्जर्व हो रही है,
देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व हो रही है, यानी इतनी सिंपल सी बात तो तुम्हारे दिमाग में बस रही होगी कि भाई हाइड्रोजन यहाँ कहीं ना कहीं बीच में होगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, हाइड्रोजन बीच में है और हाइड्रोजन के आगे पीछे दोनों तरफ, लेफ्ट राइट दोनों तरफ कोई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट उसके साथ बाउंडेड है, और वो जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है ना आपका, वो सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, विदाउट दिस कंडीशन कोई काम नहीं चलते। ये बात तुमको याद रखनी है कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, पहली बात तो हाइड्रोजन है, और वो हाइड्रोजन जो है वो दो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के बीच में है, और वो जो दो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हैं वो बिलोंग कर रहे हैं सेकेंड पीरियड से, तब जो हमें बॉन्डिंग अराइज होती है, उस बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं? दैट पर्टिकुलर बॉन्डिंग इज नोन एज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इतनी बात समझ में आई? मैम थोड़े एग्जाम्पल के साथ समझाइए। चलिए, ये रहा तुम्हारा हाइड्रोजन, है ना, और ये हमारे पास रहा एक, मान लो x, और ये है हमारे पास y। इस पर्टिकुलर बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे? दिस पर्टिकुलर बॉन्डिंग इज नोन एज योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इतनी बात ध्यान से समझिएगा कि इस बॉन्डिंग को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। वहां पे आप लिख सकते हो कि वेयर x एंड y आर दी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स, more electronegative elements of second period, राइट इस बॉन्डिंग को क्या बोला जाता है मैम? इस पर्टिकुलर बॉन्डिंग को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ में आ गई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैम क्लासिफिकेशन कैसे होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो समझ में आ गई, लेकिन इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दो अलग अलग टर्म्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। किस टर्म्स में क्लासिफाई कर सकते हैं? चलो करके बताती हूँ। हम यहाँ पर लिखेंगे इट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब देखो बेटा किस तरीके से मैं क्लासिफाई कर रही हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका अब हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तुम्हारी, ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी दो प्रकार की? पहली होती है तुम्हारी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरी होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये होता क्या है डिटेल में बताऊंगी, पहले लिख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग and second one would be intramolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हमारे पास क्या हुई मैम? ये हमारे पास दो प्रकार की कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। एक तो है इंट्रामोलिकुलर और एक हमारे पास है मैम इंटरमोलिकुलर। ये दो प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन अब मैम आप हमें डिटेल में समझा दीजिए कि इन पर्टिकुलर बॉन्डिंग में होता क्या है और इन बॉन्डिंग के एग्जाम्पल्स क्या होंगे, क्योंकि यही हमसे पूछा गया है। चलो हम डिटेल में इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने अपने घरों पे सुना होगा, काफी ज्यादा बड़े लोग होते हैं जो हमारे घरों पे, वो ये बोलते हैं कि भाई हम इंटरकास्ट मैरिज तुम्हें अलाउड नहीं कर सकते। हमारे घर पे इंटरकास्ट मैरिज अलाउड नहीं है। इंटरकास्ट मैरिज मतलब दो अलग अलग कास्ट के बीच में शादी होना, होता है ना। सेम वही दो अलग अलग कास्ट के बीच में जब बॉन्डिंग होती है उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो भाई, मैं तुम्हें इतने रिलेटेबल एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी ना, ऐसे हम डे टू डे लाइफ के एग्जांपल के बारे में समझेंगे कि तुम इन सारे शब्दों को, इन कॉन्सेप्ट को कभी भूल ही नहीं पाओगे। मैं इनको तुम्हें तुम्हारी डेली डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाऊंगी। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि दो अलग अलग कास्ट के मॉलिक्यूल के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यानी दो अलग अलग मॉलिक्यूल हमने लिए, सपोज दैट एक हमने लिया पानी का मॉलिक्यूल और फिर दूसरा हमने पानी का मॉलिक्यूल लिया, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसको बोला जाता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। गॉट इट? तो अगर हमसे इंटरमोलिकुलर के बारे में पूछा जाएगा, हम क्या लिखेंगे? वी सिंपली कैन राइट, इफ हम सिंपली लिखेंगे दैट इफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग is taking place, if the hydrogen bonding is taking place between, if the hydrogen bonding is taking place between
two different molecules, then it is known as, it is called as intermolecular hydrogen bonding. इसको क्या बोलेंगे मैम? सिंपली हम इसको इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जानेंगे। अब आप इसका एग्जाम्पल तो करवा दीजिए हमें। चलो करवाते हैं। ये ऑक्सीजन है और ये क्या बनाता है मैम? ये जो ऑक्सीजन है ना आपका, ये दो वाटर के मॉलिक्यूल बना रहा है, ठीक है। अब हमारे पास एक और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हमने ले लिया, ये भी क्या बनाएगा मैम? ये भी बेसिकली दो पानी के साथ हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, मतलब हमने दो अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल बना दिए। दिस इज H2O, अगेन दिस इज H2O, राइट। हमने दो वाटर के मॉलिक्यूल बना दिए। अब मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाती हूँ, जरा गौर से देखना। क्या तुम्हें ये हाइड्रोजन दिख रहा है जो दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में आ रहे हैं? एक बार जल्दी से मुझे भी बताओ, ये हाइड्रोजन आप देख पा रहे हो जो दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच आ रहा है? इसी बॉन्डिंग को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और सिंपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, दिस इज नोन एज इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हमारा हाइड्रोजन दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में आ रहा होता है, तो पर्टिकुलरली दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज योर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ आ गया? ये तुम्हारा इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सबसे फेमस और सबसे बढ़िया सा एग्जाम्पल हो गया। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये चीजें अगर क्लियर हो गई है तो अब हम दूसरे टाइप की बॉन्डिंग समझ लेते हैं, और सेकेंड बॉन्डिंग है हमारी इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब भाई ये इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या मतलब है मैम? अभी आपने इंटरकास्ट मैरिज के बारे में बताया था, जब अलग अलग कास्ट में होती है, लेकिन आज भी बहुत सारे घरों में ये भी होता है कि इंट्रा कास्ट मैरिज भी होती है, यानी सेम कास्ट में शादी होती है। सेम कास्ट में शादी हमारी हो गई इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी जब हमें अलग अलग मॉलिक्यूल ना लेने पड़े, हमारे एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मैं एक ही मॉलिक्यूल लूं, उसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें दिख जाए, हमें इस तरीके से दो अलग अलग पानी के मॉलिक्यूल की हेल्प ना लेनी पड़े, तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये कैसे होगा अभी बताती हूँ, पहले डेफिनेशन लिख दूंगी मैं। इफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग is observed within a molecule is known as इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको क्या बोलेंगे? इसको मैम हम सिंपली इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से ना जानेंगे, लेकिन मैम इसका आप एग्जाम्पल बताइए। चलो एग्जाम्पल समझते हैं। हमने क्या लिया? आपने यहाँ पर फिनॉल लिया, और फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे मैं क्या लगा रही हूँ? फिनॉल की जो ऑर्थो पोजीशन है यहाँ पे बेसिकली मैंने यहाँ पर लगा दिया है आपका NO2, यानी ये वाला जो हमने केस लिया है, दिस इज योर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। हमने क्या लिया है मैम? आपने लिया है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का मॉलिक्यूल। अब बहुत गौर से देखना है यहाँ पे, क्या तुम देख पा रहे हो कि ये जो हाइड्रोजन है वो दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में है? Can you see this hydrogen molecule is between these two more electronegative element? इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहाँ पे देखो हमने केवल और केवल एक ही मोल लिया है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, उसके अलावा हमने कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं लिया, केवल एक मॉलिक्यूल लिया, और इसी मॉलिक्यूल में पाई गई है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें हाइड्रोजन दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में है। इसी को क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक ही मॉलिक्यूल लिया, इसी मॉलिक्यूल में मिल गई हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज particularly known as intramolecular hydrogen bonding. Got it? आई होप इतनी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। यहाँ तक कोई भी कहीं पे भी दिक्कत नहीं आ रही होगी समझने में, राइट? तो ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पूरा समझ में आ गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है पूरी डेफिनेशन हो गई, इसका क्लासिफिकेशन हो गया, एंड वन बाय वन हमने इंटर और इंट्रामोलिक्यूलर बहुत डिटेल में समझ लिया। इतना तुम्हारे लिए मोर देन इनफ है, इतना लिख के आना, ये डायग्राम बना के आना, ट्रस्ट मी एग्जामिनर बहुत अच्छे मार्क्स देगा इतने पे। अच्छा हाँ, ये डायग्राम बनाना भाई इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है कि मैं सिर्फ ये लिख के आ जाऊंगा मुझे नंबर मिल जाए, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। नंबर इस डायग्राम के हैं, लिखने के कोई नंबर नहीं है। तो मेक श्योर तुम्हें जहां पे नेसेसरी है वहां डायग्राम जरूर बना के आना है।
चलो भाई, अब हम आ गए हैं अपने अगले सवाल पे, और अगला सवाल हमारे पास है डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन। ये तो मुझे पहले ही करवाना चाहिए था, कोई बात नहीं, अब समझ लो। तो हमारे सवाल में हमसे पूछा गया है कि भैया हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन कर दो, हाइब्रिडाइजेशन के कुछ कुछ एग्जांपल्स भी हमें बता दो, और हमें बेसिकली ये सवाल तुमसे देखो लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इस प्रकार का क्वेश्चन है जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है, और एक तो इतना बेसिक है, इतना बेसिक है कि अगर तुमको हाइब्रिडाइजेशन नहीं आ रहा ना, तो फिर तुमको केमिस्ट्री ही समझ में नहीं आ रही, ऐसा समझो बस तुम मेरी बात में। तो हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। सुनो ध्यान से, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की हम ना डेफिनेशन लिख सकते हैं, तो हम सिंपली लिखेंगे इट इज द प्रोसेस or method where two or more hybrid orbitals combine and make new orbitals. This process is known as इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है मैम? पर्टिकुलरली इस प्रोसेस को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो व्हाट इज दिस बेटा? मैम ये हमारा पर्टिकुलरली हो चुका है हाइब्रिडाइजेशन, जहां पे दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे, कंबाइन होके अलग और नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, और इसी पूरे प्रोसेस को, इसी हाइब्रिड ऑर्बिटल के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मैम हाइब्रिडाइजेशन। तो ये पूरा फिनोमेना क्या हो जाएगा तुम्हारा मैम? दिस कंप्लीट फिनोमेना इज हाइब्रिडाइजेशन। इतनी बात समझ में आई? अब हाइब्रिडाइजेशन को तुम दो टर्म्स में निकाल सकते हो, एक तो स्टेरिक नंबर से भी निकाल सकते हो, और दूसरा तुम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो हम लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन कैन बी कैलकुलेटेड वाया टू मेथड्स। कौन कौन से दो मेथड होते हैं? पहला मेथड होता है मैम हमारे पास में स्टेरिक नंबर मेथड, जिसमें जो मैंने अभी अमोनिया और वाटर वाला सवाल कराया था, सेम वही, जिसमें हम स्टेरिक नंबर निकाल के बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं। दूसरा होता है तुम्हारे पास बाय फॉर्मूला, यानी सीधा फॉर्मूला में तुम वैल्यू पुट कर दो, सीधा फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ जाता है, और बेसिकली उसी के आधार पर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो। दोनों हम एक बार समझ लेते हैं कि कैसे करना होगा हमें। तो सबसे पहले अगर हमें स्टेरिक नंबर से निकालना है, तो भाई बता दो क्या होगा, कैसे हम निकालेंगे? ये इंपॉर्टेंट है बेटा आपका। अरे अरे, ये वाला शेप तो नहीं चल रहा है यहाँ पे, यही वाला कर लेते हैं। यस, तो स्टेरिक नंबर से हम कैसे निकालेंगे मैम? इतना हमें बता दीजिए, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। देखो यहाँ पे लिख लो अपना स्टेरिक नंबर, और यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख लीजिए हाइब्रिडाइजेशन, यानी इतने स्टेरिक नंबर पे इतना हाइब्रिडाइजेशन आएगा। वही चीज हम फाइनली क्या कर लेंगे, वही चीज हम कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, स्टेरिक नंबर एक दो कभी नहीं आएगा, सॉरी स्टेरिक नंबर एक कभी नहीं आएगा। स्टेरिक नंबर की शुरुआत अगर तुमको करनी है तो तुम दो से करोगे। देखो, ना स्टेरिक नंबर 0 आएगा, ना स्टेरिक नंबर 1 आएगा, इतना तो अपने दिमाग में बसा लो। स्टेरिक नंबर 2 से कम पॉसिबल ही नहीं है। यहां पे मैं साइड में लिख देती हूं, स्टेरिक नंबर लेस देन 2 इज नेवर पॉसिबल। यानी जब जब हमारा स्टेरिक नंबर 2 से कम होगा, क्या वो पॉसिबल है मैम? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो देखो, अगर स्टेरिक नंबर तुम्हारा 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? याद रखना, अगर स्टेरिक नंबर 2 है हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। अगर स्टेरिक नंबर 3 है हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा मैम? हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। अगर स्टेरिक नंबर 4 है हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा मैम? हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। और अगर हमारे पास स्टेरिक नंबर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? हाइब्रिडाइजेशन होगा मैम sp3d। इतनी चीजें क्या आपको समझ में आ रही हैं? जल्दी जल्दी से मुझे बता दीजिए, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स और नॉट?
स्टेरिक नंबर 2 है हाइब्रिडाइजेशन sp, स्टेरिक नंबर 3 है sp2, 4 है sp3, 5 है sp3d। ये बेसिक स्टेरिक नंबर और उनके हाइब्रिडाइजेशन हो गए। सिमिलरली यहाँ पे और भी समझ सकते हो कि अगर वापस से लिख लेते हैं स्टेरिक नंबर एंड देयर हाइब्रिडाइजेशन। अगर हमारे पास स्टेरिक नंबर 6 है और 7 है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? याद रखना, अगर स्टेरिक नंबर आपका 6 है ना तो हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है sp3d2, और अगर 7 है तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d3। ये हो गई तुम्हारी पूरी टेबल ऑफ द स्टेरिक नंबर एंड हाइब्रिडाइजेशन, एंड दिस पर्टिकुलर टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि किस पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन पे क्या पर्टिकुलरली हमारे पास बेसिकली आने वाला है हाइब्रिडाइजेशन, राइट। दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ दूसरा मेथड आपने बताया है मैम बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो बताइए हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें? चलो बताती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास होगा बाय यूजिंग फॉर्मूला। हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो आप हमें ये बताओ हम किस तरीके से फॉर्मूला यूज करें और हाइब्रिडाइजेशन निकालें। तो देखना बेटा, फॉर्मूला भी इसका काफी इंपॉर्टेंट है, ये मेथड बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस प्रकार से होता है दैट स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स 1/2 यहाँ ब्रैकेट के बाहर रहेगा और अंदर हमारे पास होगा v प्लस एम माइनस सी प्लस ए। ये पर्टिकुलरली तुम्हारा फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले में आप सारी वैल्यूज पुट ऑन करोगे और आपका आ जाएगा स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर 7 आया, हाइब्रिडाइजेशन ये, 6 आया, हाइब्रिडाइजेशन ये, एंड सो ऑन। ऐसे फाइनली हाइब्रिडाइजेशन निकाल स्टेरिक नंबर निकाल सकते हो। मैम हम ऐसे कैसे स्टेरिक नंबर निकालेंगे? बिना विदाउट फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? विदाउट फॉर्मूला निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, यानी कितने हमें सिग्मा बॉन्ड दे रखे हैं और कितना हमारे पास में लोन पेयर है। अगर तुम्हें ये आ गया कि कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितना लोन पेयर है तो तुम यहाँ से विदाउट फॉर्मूले निकाल सकते हो। अगर तुम स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हो, तुम्हें सिग्मा और लोन पेयर पता नहीं चल पा रहे हैं, तो इस फॉर्मूले में तुमको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मैम हमें ये तो समझ ही नहीं आ रहा व्हाट इज बी व्हाट इज एम, ये क्या है ये सब? चलो बताती हूँ। वेयर V होता है तुम्हारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, या हम बोल सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, लिख लेती हूं मैं। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। उसके अलावा हम अगर M के बारे में बात करें, ये होता है मोनोवैलेंट स्पीशीज। M आपका होगा मोनोवैलेंट स्पीशीज। भाई ये मोनोवैलेंट स्पीशीज का क्या मतलब है? बेटा मोनोवैलेंट स्पीशीज का सिंपल सा मतलब है कि एक ऐसी स्पीशीज जिसकी वैलेंसी एक हो। मतलब हाइड्रोजन जिसकी वैलेंसी एक है तो वो मोनोवैलेंट हो गया। हैलोजन वैलेंसी एक होती है, मोनोवैलेंट हो गया। तो ऐसी स्पीशीज जिनकी वैलेंसी एक होती है, ऑल दोज स्पीशीज आर मोनोवैलेंट स्पीशीज। आप लिख सकते हो एग्जाम्पल के रूप में, हाइड्रोजन एक मोनोवैलेंट स्पीशीज है। आप लिख सकते हो हैलोजन एक मोनोवैलेंट स्पीशीज है। तो ये तुम्हारे पास हो गया मोनोवैलेंट स्पीशीज यानी M। सी मैम क्या है आप हमें ये बता दीजिए। तो बेटा सी है आपके पास नंबर ऑफ कैटायनिक स्पीशीज या कैटायनिक चार्ज, यानी कितना कैटायनिक चार्ज लगा हुआ है। कैटायनिक चार्ज को यानी का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, ए का मतलब आपका होता है एनायनिक चार्ज, एनायनिक का मतलब मैम नेगेटिव। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि C का मतलब होगा कैटायनिक चार्ज, A का मतलब होगा एनायनिक चार्ज, एंड C के आगे माइनस लगा हुआ है, A के आगे पॉजिटिव लगा हुआ है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बेटा आपको बहुत ही आराम से याद रखनी है। गॉट इट? तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा मैम सिंपली फॉर्मूला हो गया। अब एग्जाम्पल बताइए कैसे हम निकालेंगे, किस तरीके से ये आएंगे बेसिकली। तो सबसे पहले अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से बनता है, मैम ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। हमें निकालना है क्या मैम? हमें यहाँ पे निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। बताइए जरा किस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर निकालेंगे। देखिए मैम सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर तो हमने बना ही लिया, हम स्टेरिक नंबर डायरेक्टली उससे निकाल लेते हैं स्ट्रक्चर से। स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कितने यहाँ सिग्मा बॉन्ड आएंगे, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, और कितने हमारे पास में लोन पेयर है। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने, एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, पाई का कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना केवल सिग्मा से। एक और एक दो, दो सिग्मा है मैम,
क्या कोई लोन पेयर है? कोई भी लोन पेयर नहीं है। स्टेरिक नंबर कितना निकला मैम? यहां से जो हमारा स्टेरिक नंबर निकला दैट इज 2। और बेटा जब जब स्टेरिक नंबर 2 आता है हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? स्टेरिक नंबर अगर 2 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? जो CO2 निकाला है आपने उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp। इज दैट क्लियर? CO2 का हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होगा मैम? इसका हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली हमारे पास में sp हो चुका है। CO2 खत्म हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला हमारे पास होगा BF3। ये BF3 कैसे बनाया जाता है मैम? देखो भाई, BF3 का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, ये दिस इज योर BF3। अब BF3 में क्या पाया जा रहा है? सेम इसी फॉर्मूले से मैम हम निकालेंगे। कितने सिग्मा बॉन्ड है भाई जरा बताना? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। यहाँ पर्टिकुलरली हमारे पास में क्या आ रहे हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड जो हैं वो आ रहे हैं। तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज योर लॉन्ग आंसर टाइप। यानी अगर हमें लॉन्ग आंसर टाइप में दिया होगा तब हम क्या करेंगे मैम? तब क्या करेंगे? तब लॉन्ग में आंसर्स को मेंशन करेंगे, लॉन्ग में उस आंसर्स को लिखेंगे। लेकिन एक इंपैक्ट और पड़ेगा, अगर तुम्हें आंसर्स लॉन्ग में लिखने हैं बेटा तो तुमको ऑब्वियस सी बात है कि उसमें ज्यादा कंटेंट लिखना पड़ेगा। एक एक चीज तुम्हें बहुत डिटेल में एग्जामिनर को समझा के आनी पड़ेगी, साथ ही में तुम्हें थोड़े पेजेस भी भरने पड़ेंगे। टू बी ऑनेस्ट, एक पेज में तुम अगर आंसर लिख के आओगे भैया नंबर नहीं मिलेंगे। अगर तुमको लॉन्ग में नंबर चाहिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेना, तो बेटा तुमको कम से कम अच्छे से लिख के आना पड़ेगा, काफी सारा बड़ा बड़ा आपको आंसर मेंशन करना पड़ेगा और एक एक चीज एक एक कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में बताऊंगी, लेकिन भाई नोट्स लिखने वाली जो बात है ना वो तो यहाँ पर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अब पूरे बड़े बड़े नोट्स में आपके लिए यहाँ पे नहीं लिख पाऊंगी, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि हमारी एग्जाम बूस्टर सीरीज है। तो आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड जो कंटेंट होगा उसका हाईलाइटेड वर्जन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अब उसके अंदर बढ़ा बढ़ा के जो तुमको लिखना है, उसके अंदर का जो भी कंटेंट होगा लाइक एक्सप्लेन करने वाली प्रॉपर चीजें जो मैं वर्बली करूंगी मुंह से बोल के, वो तुमको अपने एग्जाम में लिख के आनी पड़ेंगी। तो बेटा यहाँ पर आप लोगों को मैं नोट्स बनवाऊंगी, वो नोट्स बहुत ढंग से बना लेना, लेकिन घर पे जाकर उन सभी नोट्स को मॉडिफाई जरूर करना। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको मॉडिफाइड फॉर्म में ही पढ़ना है, जिसको डिटेल में एक एक चीजें जाननी है, तो बेटा वो रिवीजन क्लासेस नहीं होती, उसके लिए पेड क्लासेस होती है जो आपको ऐप पर मिल जाएंगी। तो हमारा सवाल क्या है देखिए, कुछ इस प्रकार से सवाल है हमारा, एक्सप्लेन वेस्पर थ्योरी, और इसके बाद हमें ये सारे के सारे मॉलिक्यूल दिए हैं, इसके शेप्स बतानी है। बेटा ये इस प्रकार का सवाल है ना, ऐसा समझो लगभग हर साल एग्जाम में ये आता है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर पूछा जाने वाला सवाल है ये। इतना गोल्डन क्वेश्चन है तुम्हारा ये, इस पे तो पहले स्टार मार्क करो। लगभग हर साल आने वाला सवाल है कि बता दो वेस्पर थ्योरी क्या होती है, फिर ये मॉलिक्यूल दे देंगे, शेप बतानी है। तो वेस्पर थ्योरी क्या है मैम? ये बेसिकली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी होती है, जो अराइज होती है क्योंकि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्शन आ रहा होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज, या दिस थ्योरी is precisely known as, this theory is precisely known as, क्या नाम होता है बेटा इसका मैम? इसका नाम होता है हमारे पास में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। इसको हम क्या बोल सकते हैं मैम? इस पर्टिकुलर थ्योरी को ना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी भी बोल सकते हो। ये अराइज क्यों होती है? वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है रिपल्शन, और उन रिपल्शन से बेसिकली जो हमारे पास इनमें इंपैक्ट आता है, या उन रिपल्शन को हम जिस तरीके से मॉडिफाई करते हैं, जिस तरीके से पढ़ते हैं, वो सब किसके अंडर पढ़ते हैं? वो सब मैम इस थ्योरी के अंडर पढ़ते हैं। हम सिंपली यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि इट अराइजेस ड्यू टू repulsion between the electron pairs of valence shell, है ना बच्चा? यानी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में ये जो रिपल्शन है, इसी की वजह से हमारे पास में क्या अराइज होती है? ये पूरी थ्योरी अराइज होती है। ये बेसिकली तुम्हारा VSCPR का फुल फॉर्म हमारे पास हो गया। तो सिंपली आप यहाँ पर लिख सकते हो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप सिंपली यहाँ पर लिख सकते हो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, या अगर डिटेल में मैं मेंशन करूं तो इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। बेटा जरा बताइएगा किसके बीच में ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन आ रहा है मैम? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो हम मेंशन करेंगे ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन।
है ना। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमको इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन देखने को मिल रहा है। मैम थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना, कैसे देखने को मिल रहा है, किस तरीके से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्शन है। देखो बेटा, लेट अस सपोज हमें कोई मेटल दिया है ए, जो सेंट्रल मेटल एटम है और दो बी से कनेक्टेड है। अब इस वैलेंस शेल के इसमें बेसिकली क्या प्रेजेंट है, ये जो सेंट्रल मेटल एटम तुमको दिया है, इस सेंट्रल मेटल एटम पर प्रेजेंट है दो लोन पेयर, इन्हीं को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर। और अगर इन्हीं दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में आ जाता है रिपल्शन, यानी अगर तुम्हें इन्हीं दोनों के बीच में क्या देखने को मिले मैम, अगर हमें इन्हीं दोनों के बीच में देखने को मिलता है रिपल्शन, तो इस रिपल्शन की वजह से जो अराइज होती है उस पर्टिकुलर थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेस्पर थ्योरी। इतनी बात समझ में आई। किसी भी सेंट्रल मेटल एटम में जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपस में रिपेल करेंगे एक दूसरे के साथ, उसी से जो थ्योरी अराइज होती है दैट इज योर VSEPR, यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई हैं? और जैसे जैसे वेस्पर थ्योरी डोमिनेट करती है, तुम्हारे किसी भी एटम में कोई भी मॉलिक्यूल दिया हो, बॉन्ड एंगल कम होने लगता है। तो यहाँ पे आप ये मेंशन कर सकते हो, whenever थ्योरी डोमिनेट्स, यानी जब जब तुम्हारे पास ये थ्योरी क्या करेगी मैम, डोमिनेट करेगी, हमारे एटम के बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कम होता जाएगा। मेंशन करिए, बॉन्ड एंगल ऑफ द कंपाउंड डिक्रीजेस। किसी भी कंपाउंड के बॉन्ड एंगल पे क्या फर्क पड़ता है मैम, जैसे जैसे आपका VSEPR डोमिनेट करेगा वैसे वैसे जो हमारा बॉन्ड एंगल होता है वो कम होता जाता है। दैट सिंपली मीन आप क्या कह सकते हो, हम ये कह सकते हैं कि VSEPR थ्योरी जो होती है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। ये बॉन्ड एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा इनमें पाया जाएगा रिपल्शन, इनका बॉन्ड एंगल उतना ही कम होता चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद दीजिएगा, ये एकदम अच्छे से अपने एग्जाम में जरूर मेंशन करके आइएगा। जैसे जैसे वेस्पर डोमिनेट करता है, बॉन्ड एंगल आपका क्या होता है, हमारा जो बॉन्ड एंगल होगा बेटा वो डेफिनेटली कम होता जाता है। नेक्स्ट हमें क्या समझना था, नेक्स्ट आपको इन सभी कंपाउंड्स के शेप के बारे में बताना था। तो पहला कंपाउंड हमें क्या दिया हुआ है, पहला कंपाउंड हमें दिया हुआ है BF3। पहला कंपाउंड हमको दिया था BF3। भाई BF3 कैसा होता है, हालांकि मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में भी तुम्हें ये चीज बताई थी, फिर से मैं बता देती हूँ। BF3 में तुम्हें सेंट्रल मेटल एटम क्या दिख रही है, सेंट्रल मेटल एटम अक्सर वो वाली मेटल होती है जो बीच में रहती है, सराउंडिंग से जुड़ी हुई होती है। तो एक ही मेटल है, एक ही होती है, वही बीच में रख सकते हैं, जो संख्या में कम होगा वो हम बीच में रखेंगे। BF3 है तो BF3 में B संख्या में कम है, बीच में, यानी सेंट्रल मेटल एटम बोरॉन है। सराउंडिंग्स में कौन होंगे, सराउंडिंग्स में होंगे फ्लोरीन, तो 3 फ्लोरीन यहाँ पर कुछ इस तरीके से तुम्हें सराउंडिंग में दिए हुए हैं। इस तरीके से इस ज्योमेट्री में अरेंज है। अब देखो अरेंजमेंट मतलब क्या, जैसे कि तुम्हारे घर पे कोई मेहमान आ रहा है तो तुम मेहमानों को रखने के लिए, उनके खाने के लिए अच्छे से अरेंजमेंट करोगे, व्यवस्था करोगे। सिमिलरली बोरॉन के पास 3 आ रहे हैं फ्लोरीन मेहमान की तरह रहने के लिए, उनके रहने की अरेंजमेंट तो करेगा ना। तो ये होती है अरेंजमेंट, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है जियोमेट्री। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई मैम, इसकी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री को ही हम और क्या बोल रहे हैं, ज्योमेट्री को ही हम बोल रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। यही होता है हमारा अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। बेटा बताना व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ एटम। यहाँ पे जब जब ये रहेगा तब तब अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या रहेगी, ये रहेगी मैम ट्राइगोनल प्लेनर। बेटा क्यों ये ट्राइगोनल प्लेनर है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो मैं तुम्हें सिखा चुकी हूँ, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, लोन पेयर तो कोई है नहीं। तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, इस मॉलिक्यूल में जो तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन आया है दैट इज sp2। और जब जब sp2 होगा तब तब ज्योमेट्री यानी अरेंजमेंट क्या रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर। मुझे जरा बताना इसकी शेप क्या रहती है, व्हाट इज द शेप। मैम देखिए यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, और अगर लोन पेयर नहीं होता तो जो ज्योमेट्री होती है वही शेप होती है, इस बात को दिमाग में बसा लो। अगर लोन पेयर नहीं दे रखा है किसी भी मॉलिक्यूल में तो जो उसकी ज्योमेट्री होती है वही शेप होती है। ज्योमेट्री थी ट्राइगोनल प्लेनर, शेप भी क्या हो जाएगी, शेप भी हो जाएगी तुम्हारी ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये जो मैंने बोला है मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, मैं यहाँ लिख रही हूँ, अपने दिमाग में बसा लेना। इफ there is no lone pair in any molecule, अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर नहीं है
तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, जो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है वही उस मॉलिक्यूल की शेप होती है। दोनों में किसी प्रकार का कोई भी डिफरेंस नहीं पाया जाएगा। जो ज्योमेट्री होगी वही हमारे पास में क्या होगी, वही मैम हमारे पास में शेप होने वाली है। ज्योमेट्री शेप दोनों के दोनों इसमें हो गई तुम्हारी ट्राइगोनल प्लेनर। अगला मॉलिक्यूल क्या दिया था, अगला मॉलिक्यूल जो हमें दिया था दैट वाज मीथेन। अगला हमें क्या दिया था, मीथेन जो है वो हमें दिया था। चलो मीथेन को हम सबसे पहले तो अरेंज करते हैं कि मीथेन में पहले ये बताओ सेंट्रल मेटल एटम क्या है। जो कम होता है संख्या में वो सेंट्रल मेटल एटम होता है, कार्बन सेंट्रल मेटल एटम है। यानी मेहमान किसके घर आएंगे, कार्बन के घर। तो सराउंडिंग एटम्स यानी मेहमान कौन हुए, हाइड्रोजन। अब कार्बन जिस तरीके से हाइड्रोजन को अरेंज करेगा वो हुआ उसका अरेंजमेंट ऑफ एटम। इसी को हम ज्योमेट्री भी बोलते हैं। तो तुम्हारा कार्बन हो गया होस्ट और ये हाइड्रोजन क्या हो गए, गेस्ट। कितने गेस्ट आए, इनके घर पे 4 गेस्ट आए हैं और चारों गेस्ट को इन्होंने अपने साइड साइड का लेफ्ट राइट ऊपर नीचे वाला कमरा दे दिया। इस तरीके से इनको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। क्या आपको लग रहा है कि ये चारों इस तरीके से अरेंज होंगे, क्या आपको सच में लग रहा है, मैम होना तो चाहिए, होना तो चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये इस तरीके से अरेंज होते नहीं है। क्यों नहीं होते मैम, क्योंकि इनकी जो अरेंजमेंट होती है ना वो टेट्राहेड्रल टाइप की होती है। अब ये कैसे होगा, बीच में रहेगा कार्बन, ऊपर एक्सियल के साइड पे रहेगा हाइड्रोजन और नीचे 3 हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से आएंगे। कार्बन में कितने आपको सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं मैम, 1 2 3 4, हमें 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं। और अगर मैं इस डॉट को जोड़ दूं, अगर मैं इन डॉट्स को कनेक्ट कर दूं तो हमारे पास ना कुछ इस प्रकार का बेसिकली क्या मिल रहा है, ज्योमेट्री मिल रही है। और इस ज्योमेट्री को पता है क्या बोलते हैं इसका, चलो सबसे पहले तो चलो मुझे इसका हाइब्रिडाइजेशन ही बता दो। पहले तो मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताओ इसका क्या होने वाला है। मैम देखिए इसमें ना 4 आपके सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हमारा हो गया sp3, है ना बच्चा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और जब जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तब तब मुझे जरा बताना ज्योमेट्री क्या होगी और शेप क्या होगी। मैम देखिए अगर हमारे पास में 4 सिग्मा बॉन्ड है यानी sp3, आप पहले भी पढ़ा चुके हो। इस केस में जो हमारी ज्योमेट्री होगी वो कितनी होगी, ज्योमेट्री इस केस में हो जाएगी हमारी टेट्राहेड्रल। ये हमारे पास हो जाएगी ज्योमेट्री। अगर हम शेप के बारे में बात करें तो क्या यहाँ तुमको कहीं भी लोन पेयर दिख रहा है, मैम मुझे तो कहीं लोन पेयर दिख नहीं रहा, आपको भी नहीं दिख रहा होगा। जब लोन पेयर नहीं होता है तो क्या होता है, ज्योमेट्री शेप के बराबर आ जाती है। यानी इसकी ज्योमेट्री अगर टेट्राहेड्रल है तो ऑब्वियस सी बात है शेप भी कैसी रहेगी, शेप भी मैम इसकी टेट्राहेड्रल ही रहने वाली है। ये इस कंपाउंड के बारे में हो गया, इसकी ज्योमेट्री शेप दोनों के दोनों टेट्राहेड्रल। अच्छा बॉन्ड एंगल भी सिखा देती हूँ बच्चा मैं तुम्हें, मैं बॉन्ड एंगल भी दिखा देती हूँ। देखो अगर इस केस में तुमसे पूछा जाता है बॉन्ड एंगल, तो मेरी बात याद रखना, जब जब तुम्हारे सामने sp2 होगा तब तब उसका जो बॉन्ड एंगल आएगा वो नियर अबाउट 120 डिग्री आएगा। याद रखना sp2 में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। यानी कि तुम सिंपली ये बोल सकते हो कि यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल मिल रहा है वो कितना है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, खैर हाइब्रिडाइजेशन छोड़ो, 120 डिग्री का इनके बीच में बॉन्ड एंगल पाया जा रहा है। अब ये सब कुछ मैं तुम्हें बता रही हूँ, लेकिन इंग्लिश में जो थ्योरी लिखनी है वो थ्योरी तुम खुद से अपने एग्जाम में लिख के आओगे। कॉन्सेप्ट में तुम्हें पूरा समझा रही हूँ, थ्योरी अपने एग्जाम में लिख के आना है आपको। इधर आपका बॉन्ड एंगल कितना होगा बताओ भाई, इधर बॉन्ड एंगल कितना होगा, कहाँ लिख दूं, इधर लिख देती हूँ। यहाँ हर एक एटम के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। क्या होता है, ये होगा 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक, जब जब इनके बीच में बॉन्ड एंगल तुम देखोगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इट वुड बी 109 डिग्री 28 मिनट। अब या तो ये लिख लो या तो तुम इसको लिख लो 109.5 डिग्री। तो ये तुम्हारे बॉन्ड एंगल है। अगर डिग्री के फॉर्म में लिखना है तो 109.5 डिग्री, मिनट के फॉर्म में लिखना है तो 109 डिग्री 28 मिनट। दिस इज द बॉन्ड एंगल। तो ये हो गया तुम्हारा सेकेंड केस। थर्ड केस में हमें दिया हुआ था पानी यानी वाटर। चलो जी बताइएगा, वाटर में सेंट्रल मेटल एटम क्या नजर आ रहा है, मैम यहाँ सेंट्रल मेटल एटम हमें ऑक्सीजन नजर आ रहा है। चलो ऑक्सीजन बना देते हैं। सराउंडिंग एटम 2 है जो कि हाइड्रोजन है, तो लो भाई 2 हमने हाइड्रोजन यहाँ बना दिए। क्या ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी है, नहीं पूरी है, लोन पेयर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 प्रेजेंट होते हैं लोन पेयर। अब अगर किसी को दिक्कत हो रही है कि ये लोन पेयर कैसे आए,
ये 2 ही लोन पेयर कैसे आए? तो इसका मतलब ये है कि तुमने इसी वीडियो में आगे वाला पार्ट मिस किया है, क्योंकि मैंने जब शॉर्ट क्वेश्चन करवाए थे तो तुम्हें डिटेल में बताया था कि कैसे ये आए हैं। तो ध्यान देखिए, देखना। अच्छा, सबसे पहली बात तुम लोगों ने गौर कर ली होगी, यहाँ आ रहा है लोन पेयर, और अगर लोन पेयर आ गया दैट सिंपली मींस ज्योमेट्री और शेप में आ रही होगी गड़बड़, यानी ज्योमेट्री और शेप दोनों अलग अलग होंगी यहाँ पर। तो चलो भाई देखते हैं। सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। ये रहा एक सिग्मा, ये रहा दूसरा सिग्मा। बताना बच्चा, यही हाइब्रिडाइजेशन सेम मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। देखिए मैम, यहाँ पर तो 2 आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, 2 आपके पास लोन पेयर है, दोनों को कैलकुलेट करो। 2 + 2 4, यानी हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा? स्टेरिक नंबर 4 का हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? sp3। और अगर sp3 है हाइब्रिडाइजेशन, तो एटम की अरेंजमेंट यानी ज्योमेट्री कितनी होने वाली है, शेप कितनी होने वाली है? मैम अगर sp3 होगा हमारे पास में, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री क्या थी? टेट्राहेड्रल। यानी यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या आ जाएगी? सिंपली मैम यहाँ पे भी आपकी ज्योमेट्री जो होगी वो आ जाएगी टेट्राहेड्रल। लेकिन क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि इसकी शेप भी इस बार टेट्राहेड्रल होगी जैसे मीथेन के केस में था? नहीं मैम, यहाँ आप ये बोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ आ चुके हैं आपके पास 2 लोन पेयर, और अगर लोन पेयर आ जाता है तब ज्योमेट्री में शेप में डिफरेंस आ जाता है, तब ज्योमेट्री शेप के बराबर नहीं होती। तो यहाँ पे जो शेप होगी तुम्हारी वो टेट्राहेड्रल ना होके, या तो आप इसको बोलिए बेंट, या तो आप इसको बोलिए वी शेप। ये तुम्हारे पास क्या रहती है मैम? ये हमारे पास शेप रहती है। गॉट इट? तो ये तुम्हारा ये वाला केस हो गया। ओके, बॉन्ड एंगल क्या होगा मैम? क्योंकि टेट्राहेड्रल ही है, बॉन्ड एंगल भी वही सेम, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा बॉन्ड एंगल आपका कम हो जाता है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होगा। तो क्यों कम होगा भाई? यहाँ जो बॉन्ड एंगल तुम्हारा होता है ना बेटा, वो होता है 104.5 डिग्री, यानी बॉन्ड एंगल यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ आपका जो बॉन्ड एंगल था ना मैम, वो कम हो चुका है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम देखना तुम्हारे एग्जाम में जरूर आएगा। मैम बॉन्ड एंगल कम होने के पीछे का वजह बताइए। चलो वजह बताऊं। ये क्या दिख रहा है? सेंट्रल एटम दिख रहा है। सेंट्रल एटम के पास 2 क्या लगे हैं? लोन पेयर। क्या तुम इन्हें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर बोलोगे? हाँ बोलेंगे। क्या है ये दोनों? ये दोनों वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर है। और क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में क्या पाया जाता है? इनके बीच में पाया जाता है मैम रिपल्शन। और जब जब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में पाया जाता है रिपल्शन, कौन सी थ्योरी आती है? वेस्पर थ्योरी। और अभी अभी हमने देखा था कि जब जब वेस्पर थ्योरी डोमिनेट करेगी, बॉन्ड एंगल कम होगा। यहाँ पे क्या मिल रहा है? यहाँ पर मैम मिल रहा है हमें 2 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्शन। और सेंट्रल एटम पर जितने ज्यादा आपके लोन पेयर प्रेजेंट होंगे उतना बॉन्ड एंगल आपका कम होगा। तो लिखो, according to Vesper theory, the lone pair on central metal atom shows repulsion which leads to the arise of Vesper theory and if lone pair on central metal atom increases, its bond angle always decreases. Its bond angle always decreases. Therefore हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं ड्यू टू द रिपल्शन between 2 lone pair in oxygen atom decreases its bond angle.
क्या कर देते हैं, इसके बॉन्ड एंगल को कम कर देते हैं, और इसका बॉन्ड एंगल कम होके कितना हो जाएगा, इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाता है और 104.5 डिग्री हो जाता है। याद रखना, इसके बॉन्ड एंगल की वैल्यू भी, उसका रीजन भी। विस्पर थ्योरी यहाँ पर लग गई, बॉन्ड एंगल हमारा कम हो चुका है। होना तो वही 109 डिग्री 28 मिनट चाहिए था, लेकिन देखो कितना कम हो गया इन दोनों लोन पेयर की वजह से। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था आपका। अगले पोर्शन पे मूव ऑन करते हैं। फोर्थ हमारे पास जो मॉलिक्यूल दिया हुआ था दैट वाज योर NH3। NH3 दैट इज अमोनिया। यानी अब हम पढ़ लेते हैं अमोनिया के बारे में। अमोनिया ने बेसिकली क्या बोला, अमोनिया का पहले तो स्ट्रक्चर, सबसे पहले यहाँ सेंट्रल मेटल एटम नाइट्रोजन है, तो बना लो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास में 3 हाइड्रोजन आने हैं, तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। अब नाइट्रोजन के पास क्या रहता है, एक लोन पेयर। बेटा एक तुम्हारे लिए रिलैक्सेशन हो गया, ऑक्सीजन वाले केस में 2-2 लोन पेयर आ रहे थे। जितने ज्यादा लोन पेयर आते हैं उतना बॉन्ड एंगल कम होता है। यहाँ कंपैरेटिवली एक ही लोन पेयर है, तो बॉन्ड एंगल कम तो होगा 109 से, लेकिन उतना ज्यादा कम नहीं होगा। तो पहले तो इसका अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो कितना आएगा, अगर तो इसका तुम हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो देखो यहाँ पर आपके पास में 3 आ रहे हैं बॉन्ड पेयर, एक आ रहा है लोन पेयर, यानी 3 + 1 4। 4 का मतलब अभी अभी हमने निकाला था sp3, और अगर sp3 है तो बेटा ज्योमेट्री कितनी होती है, तो हम लोग पिछले 3 बार से यही सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। ज्योमेट्री कितनी होती है, अगर तो sp3 है मैम, अगर sp3 है तो ज्योमेट्री हमारे पास आ जाएगी टेट्राहेड्रल। क्या आपकी शेप भी टेट्राहेड्रल होगी, नहीं होगी, क्योंकि यहाँ आ गया है लोन पेयर। लोन पेयर आ जाता है तो ज्योमेट्री शेप बराबर नहीं होते, शेप यहाँ पे अलग होगी। क्या होगी शेप, डू रिमेंबर, शेप होगी इसमें पिरामिडल। क्या होगी शेप, पिरामिडल यहाँ पर शेप होगी। बता दीजिए बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो याद रखना यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम होगा बिल्कुल, लेकिन उतना कम नहीं होगा जितना पानी का कम हो गया था, क्योंकि पानी में प्रेजेंट थे 2 लोन पेयर जो बहुत कम कर रहे थे हमारे इसको, लेकिन ये उतना कम नहीं होगा। तो इसका बॉन्ड एंगल जो आपका हो जाता है दैट इज 107.5 डिग्री। ये रहता है अमोनिया का बॉन्ड एंगल। इसको भी वैल्यू के साथ तुमको याद करना है, जो मैं बोल रही हूँ याद करना है वो कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी तुम वैल्यू के साथ याद कर लेना, जिसका बॉन्ड एंगल 107.5 आया। इंपॉर्टेंट केस है। अगले केस की तरफ मूव ऑन करेंगे। एंड हमारा जो नेक्स्ट केस है दैट इज योर PCl5। PCl5 को हम बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसको फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। इसमें मुझे बताना सेंट्रल एटम क्या है, ऑब्वियस सी बात है दिख रहा है फॉस्फोरस है। 5 क्लोरीन है, यानी इसके घर में कितने गेस्ट आ रहे हैं, 5 गेस्ट आ रहे हैं, और 5 गेस्ट को इसको रखना है। कैसे रखेगा, एक गेस्ट को मान लीजिए इसने ऊपर रखा, बाकी के तीनों को बेसिकली कहाँ रखेगा मैम, बाकी के तीनों को बेसिकली यहाँ रख देगा। तो नहीं, एक मिनट, बाकी के तीनों को यहाँ रखेगा, तो यहाँ पर इन्होंने 3 Cl को रख लिया, चौथा ऊपर 5वां नीचे। तो इस तरीके से हमारे पास में ये ज्योमेट्री मतलब ये शेप बन जाती है, ये इनकी अरेंजमेंट होती है। ध्यान से देख लेना, दिस इज पर्टिकुलरली दी अरेंजमेंट। ये तुम्हारे पास में क्या हो गई मैम, अरेंजमेंट हो गई, ठीक, या वो रहने देते हैं। ये तुम्हारे पास में PCl5 की अरेंजमेंट हो गई। अब मुझे बताना हाइब्रिडाइजेशन का क्या सीन है। अगर हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो क्या कोई लोन पेयर आ रहा है, नहीं मैम कोई लोन पेयर नहीं है, यानी जो ज्योमेट्री होगी वही शेप होगी, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, कितने बॉन्ड पेयर हैं, 1 2 3 4 5, 5 सिंगल बॉन्ड है। स्टेरिक नंबर 5, स्टेरिक नंबर 5 जब जब होता है तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d, ये तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और जब जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है तब तब ज्योमेट्री क्या आने वाली है और शेप क्या आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कोई लोन पेयर तो है ही नहीं, नो लोन पेयर, सीधा सीधा मेंशन कर दो देयर इज नो लोन पेयर। एंड इफ देयर इज नो लोन पेयर हमारे लिए बहुत ही आसान है, जो ज्योमेट्री वही शेप। याद रख लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, याद रखिएगा। इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। दिस इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जिसको शॉर्ट में हम TBP के नाम से भी जानते हैं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम्हारा शेप हो या ज्योमेट्री हो, दोनों TBP होता है। तो जब जब आपके पास में PCl5 का केस आएगा स्टेरिक नंबर 5 का, तब तब तुम्हारे पास ज्योमेट्री शेप दोनों सेम है, दैट इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, TBP शॉर्ट में बोला जाता है इसको। आई होप इतनी चीजें तुम्हें बहुत डिटेल में समझ में आ गई हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने अगले मॉलिक्यूल पे, दैट वाज SF6। अब SF6 में क्या करना है, 6 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, कैसे कनेक्ट करेंगे भाई, ये देखो सल्फर कनेक्ट हो गया,
चार को तो हमने ऐसे अरेंज कर दिया, 4 फ्लोरीन तो ऐसे अरेंज हो गए, 5वां फ्लोरीन ऊपर एक्सियल पोजीशन पे, 6ठा फ्लोरीन नीचे एक्सियल पोजीशन पे, और ये क्या बन गया, ये मैम हमारे पास बन चुका है ज्योमेट्री। और इस ज्योमेट्री का क्या नाम होता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अच्छा, सबसे पहले तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ मुझे बता दो इसकी शेप क्या होगी। शेप के साथ साथ हमें ज्योमेट्री भी समझनी है। तो क्या तुम्हें यहाँ पे कोई लोन पेयर दिख रहा है? नहीं मैम, यहाँ हमें पर्टिकुलरली किसी भी प्रकार का कोई लोन पेयर नहीं दिख रहा है। अब क्योंकि यहाँ लोन पेयर नहीं है तो जो ज्योमेट्री होगी वही आपकी शेप होने वाली है। तो पहले हम सबसे क्या समझेंगे, सबसे पहले तो आप इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास है sp3d2। ठीक है, ये तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन आएगा। तो अगर कभी भी sf6 आएगा, sp3d2 उसका हाइब्रिडाइजेशन है। अगर ये हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री शेप क्या होंगे, याद रखना, ज्योमेट्री शेप दोनों के दोनों ऑक्टाहेड्रल होते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या होगा, ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल, शेप भी ऑक्टाहेड्रल, दे बोथ विल रिमेन ऑक्टाहेड्रल। और ये था तुम्हारा एक सवाल। देखो, एक सवाल को मैं लॉन्ग को इतनी देर में करवा पाई हूँ। तो ये होता है बेटा लॉन्ग का फंडा। लॉन्ग क्वेश्चन में हमें टाइम लग जाता है, लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाना बहुत जरूरी था बेटा, बहुत ज्यादा जरूरी था। यहाँ पे तुम्हें एक एक कॉन्सेप्ट मैंने बहुत डिटेल में समझाया, एकदम बारीकी से एक एक चीज समझाई है। सिर्फ उतरवा नहीं रही हूँ, सिर्फ आपको नोट्स नहीं लिखवा रही हूँ, एक एक चीज बेसिक से समझा रही हूँ बेटा। और मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो क्या ये चीज तुमको समझ आ रही है कि नहीं, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। जितना आप मुझे मोटिवेट रखोगे, ट्रस्ट मी, मैं आपके लिए उतना अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आऊंगी। चलो भाई, एक सवाल तो हो गया, अब हम दूसरे सवाल पे मूव ऑन करेंगे। अगला सवाल है हमारे पास में, डिस्कस मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ड्रॉ एमो डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इनकी चीजें एक्सप्लेन करनी है। पहली बात तो इस पे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लिख लो, जितना मोस्ट लगाना है मोस्ट लगा लो, लेकिन इंपॉर्टेंट लिख लो, क्योंकि जो तुम्हारी एमओटी थ्योरी होती है ये बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले देखो हमें यहाँ पर करना क्या है। हाँ जी, तो हमारी जो एमओटी थ्योरी है इसमें हमें क्या समझना है मैम, एमओटी का सबसे पहले तो आप हमें फुल फॉर्म बता दीजिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। एमओटी का मतलब होता है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब ये मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आई कहाँ से, देखिए, जब 2 या 2 से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे और आपस में कंबाइन होंगे तो ये मिलकर मोलिक्यूल्स बना देते हैं और मोलिकुलर ऑर्बिटल बना देते हैं। और इस पर्टिकुलर थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर थ्योरी को हम मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलते हैं। यानी यहाँ पर क्या होता है, सिंपली लिख सकते हो, इन दिस थ्योरी फॉर्मेशन ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस। बेटा इस थ्योरी में क्या होता है मैम, ये वाली जो हमारी थ्योरी है ना, इसमें मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी के नाम पर हम इसको एमओटी थ्योरी बोल सकते हैं, क्योंकि मोलिकुलर ऑर्बिटल यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मिक्सिंग। किस पे बेस्ड होता है, ये पूरी की पूरी जो आपकी थ्योरी है ना, ये बेस्ड होती है मिक्सिंग पे। तो कौन कौन से प्रकार की मिक्सिंग पाई जाती है मैम, आप जरा हमें ये बताइए। आप बेसिकली ये बता दीजिए कौन कौन से टाइप की यहाँ मिक्सिंग पाई जाती है। मिक्सिंग जो होगी बेटा उसको तुम फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हो। मिक्सिंग को हम क्या करेंगे, हम मिक्सिंग को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। पहला पार्ट हमारे पास होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जीज, यानी एनर्जी के बेसिस पर हम किस तरीके से इनको मिक्सिंग को क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का क्या इम्पैक्ट रहता है, तो नेक्स्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन। यहाँ पे हम ओरिएंटेशन के बारे में समझेंगे, ओरिएंटेशन के रूल्स के बारे में समझेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास रहता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, कि भाई सिमेट्री एक्चुअली क्या होने वाली है। सो नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है बच्चों, ये हमें समझना है कि मिक्सिंग जो होंगी वो फर्दर 3 प्रकार की होती है। पहला, अगर हम उनको एनर्जी के आधार पर मिक्स करेंगे तो कैसे होंगी, हम उनको उनके ओरिएंटेशन के आधार पर मिक्स करेंगे तो कैसे होगा, हम उनको उनकी सिमेट्री के आधार पर मिक्स करेंगे तो कैसे होगा। अब इनको हम थोड़ी सी डिटेल में समझते हैं। अब अगर हम समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, अब अगर तुम समझ रहे हो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, तो ये 3 प्रकार से हो सकता है।
कैसे मैम? अगर पहला प्रकार तो आपका ये हो सकता है कि अगर एनर्जी गैप जो है वो बहुत कम है, तो हमारे इफ एनर्जी गैप इज, अगर हमारे पास क्या है मैम, अगर एनर्जी गैप है ही नहीं, पहला समझ लेते हैं इफ एनर्जी गैप इज जीरो, मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का हमारे पास क्या है, एनर्जी गैप नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है, किसी प्रकार का कोई एनर्जी गैप नहीं है। ये कैसे बनता है? लेट अस सपोज एक मॉलिक्यूल ये बना, जहां पे मैंने ये बनाया है बिल्कुल दोनों ऑलमोस्ट एक ही लेवल पर है, ना कोई एक लेवल ऊपर है ना कोई एक लेवल नीचे है, ये इसी लेवल पे इसी लेवल पे, ये दोनों का एनर्जी गैप कैसा है? बिल्कुल जीरो है। तब इनके बीच की जो मिक्सिंग होगी और वो इस तरीके से होगी और इस तरीके से मॉलिक्यूल बनेंगे, क्योंकि एनर्जी गैप ही जीरो है। अगला केस हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर एनर्जी गैप लो है। नेक्स्ट है इफ द एनर्जी गैप इज लो, अगर एनर्जी गैप तो है लेकिन कम है, तो भाई कैसे होगा आओ समझते हैं। पहले तो ये दो से करके बना लो। लेट अस सपोज एक हमारे पास में इधर है एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल इधर है। अब इनके बीच में कैसी बॉन्डिंग होगी? ये कुछ इस तरीके से जाएगा और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से जाएगा। ये अगर आपका बन रहा है तो ये तीसरा केस है, अगर एनर्जी गैप लो है तो। उसके अलावा क्या होगा? उसके अलावा अगर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? यानी थर्ड फैक्टर है इफ एनर्जी गैप इज टू हाई, अगर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो रहा है तब मैम बताइए हम क्या करें? ये कैसे होगा? सुनो ध्यान से, चलो एक्सप्लेन करती हूँ तुम्हें डिटेल में। लेट अस सपोज एक आपको मिल रहा है यहाँ और एक एनर्जी लेवल मिल रहा है यहाँ। अब भाई देखो दोनों एनर्जी लेवल कितनी दूरी पे हैं, इतनी ज्यादा डिस्टेंस पे हैं दोनों एनर्जी लेवल कि ये भाई मिल ही नहीं सकते आराम आपस में, इनका आपस में कोई मिलना हो ही नहीं सकता, ये आपस में मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना ही नहीं पाएंगे, तो ये एज इट इज बाहर रह जाएंगे, इनकी किसी के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं होगी, एज इट इज बाहर निकल के चले जाएंगे। इनको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिनकी किसी के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, इनको हम बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है NBMO। तो ये सब बाहर क्या निकल गए? दोनों NBMO। यानी अगर एनर्जी गैप दोनों लेवल्स का इतना ज्यादा है, बहुत हाई है, कंबाइन ही नहीं हो पाएंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल ही नहीं बना पाएंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी गैप है, तो इनको बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। सिंपली हमारे पास आ गया। ठीक, अगर अब हमारे पास मैं इनके बारे में बात करूं, if I am talking about these orbital, if I am talking about these orbital, इनको बेटा बोला जाता है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। जो नीचे की तरफ रहते हैं, ग्राउंड स्टेट में रहते हैं, उनको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। शॉर्ट फॉर्म में इनको बोलते हैं BMO, कैपिटल B कैपिटल M कैपिटल O, दीज आर BMO। और जो ऊपर की तरफ होते हैं ये वाले जो ऊपर की तरफ बने होते हैं, ये होते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। इनका नाम लिख लो, ये होंगे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और इस एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को हम किस नाम से जानते हैं? इनको आप जानते हो ABMO के नाम से। तो ये क्या हो गए? ये हो गए ABMO। समझ में आया? तो नीचे जो ग्राउंड स्टेट पे होते हैं वो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल BMO, ऊपर एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ABMO, जिनकी किसी के साथ बॉन्डिंग ही नहीं हो पाती है वो NBMO, नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो ये तुम्हारी हर प्रकार की मिक्सिंग हो गई और ये बेसिकली हमारे पास में हो गया। आई थिंक इतना तुम्हें बहुत डिटेल में समझ में आ गया होगा। यहाँ तक तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट? अगर यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है तो चलिए अब हम आगे मूव ऑन करेंगे एंड आगे हम समझेंगे कि डायग्राम कैसे बनाए नाइट्रोजन का एंड ऑक्सीजन का। पहले बना लेते हैं एमओ डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन। चलो पहले ऑक्सीजन का बनाते हैं। हमें क्या बनाना है? एमओ डायग्राम बनाना है आपको मैम ऑक्सीजन का। तो भाई कैसे बनाओगे यहाँ पे? चलो सबसे पहले तो ये दो ये बना लेते हैं। हमारे पास में यहाँ पे लेट अस सपोज ये जो है वो 2s ऑर्बिटल है ना, ये वाला हमारे पास क्या है? 2s। पहले हम ऑक्सीजन का अगर वो लिखते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है मैम? 8। तो इसमें बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 2,6, सॉरी 2,6 कर रही हूँ, 1s2 2s2 2p 4
ठीक है, ये हुआ हमारे पास में। तो 2s में 2s को रखेंगे और हम 2p को रखेंगे। जो s वाला एनर्जी लेवल होता है, याद रखना, ये जो s वाला एनर्जी लेवल होता है ये काफी नीचे होता है। जो p वाला एनर्जी लेवल होगा वो कहाँ होगा, ये जो p वाला एनर्जी लेवल होता है वो ऊपर होता है, यहाँ कहीं होता है p वाला एनर्जी लेवल। s में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं मैम। तो 2s में ये देखो तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इधर भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। हमने दो दो बार क्यों बनाए, O2 है, दो दो बार ऑक्सीजन है, एक ये ऑक्सीजन एक ये ऑक्सीजन। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 2 3 4, ये 2p के इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इनकी बॉन्डिंग कैसे होगी, देखिए 2s वाला 2s के साथ बॉन्डिंग करेगा, ध्यान से मेरी बात समझ लेना, 2s वाला 2s के साथ बॉन्डिंग करेगा, 2p वाला 2p के साथ। यहाँ तुम्हारे पास इस तरीके से बॉन्डिंग हो गई, इतनी बात समझ में आई। ये एक ही बॉन्ड बन रहा है, दैट मीन्स सिग्मा बॉन्डिंग। ये ऊपर बन रहा है एंटी बॉन्डिंग, और बेटा याद रखना जब जब तुम्हें एंटी बॉन्डिंग को एक्सप्रेस करना होता है उसके ऊपर हम स्टार लगा देते हैं। अब मैं आई डोंट नो मैं डिटेल में क्यों बता रही हूँ, ये रिविजन सीरीज है, मैं ये एक्सपेक्ट कर ले रही हूँ कि तुमको आता होगा। एंटी बॉन्डिंग में हम सिग्मा के ऊपर लगा देंगे स्टार, ये बन गया हमारा। अब भाई इनके बारे में हमें सोचना है कि इनको कैसे किया जाए। देखिए सबसे ऊपर तो पहले आपका ये बॉन्ड बन जाएगा और फिर नीचे भी आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। फिर हमारे पास क्या होगा मैम, पाई बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो पाई बॉन्ड भी अवेलेबल है कुछ इस तरीके से। ये हुई सिग्मा ऑफ 2p और ये है एंटी बॉन्डिंग ऑफ सिग्मा ऑफ 2p। ये है पाई 2px, ये है पाई 2py, ये हो जाएगा पाई स्टार, ये भी हो जाएगा पाई स्टार। यहाँ पे ये स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मैम, स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन भरे, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 4 हो गए। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रह गए तुम्हारे 8 के 8 इलेक्ट्रॉन। एंड ये इस तरीके से तुम करते हो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। बेटा मेरी बात याद रखना, जब जब तुम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे हमेशा नीचे से शुरुआत करोगे, ग्राउंड स्टेट से शुरुआत करते ऊपर तक जाओगे। हमने यहाँ से शुरुआत करी, हम ऊपर तक गए। खैर ये फीलिंग मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ तुम्हें आती होगी। इन केस नहीं आती है भाई कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियोस पे ले आऊंगी। लेकिन अगर ये नहीं आती है, ऐसा समझो तुम्हारे 10 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन पता नहीं कितने तुमसे मिस होंगे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, तो ये समझ गए आप। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अब ये बताइए बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। ये होता है तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला। इसको मैं बॉक्स में बंद कर देती हूँ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भूलना मत, ये बहुत 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 जरूरी है। चलो बॉन्ड ऑर्डर निकालो भाई। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग लेवल पे बने हुए हैं। तो 2, ये वाला तो एंटी है, छोड़ दो, 2 2 4 5 6 7 8, 8 हमारे पास आए हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी कितने हैं, 2 3 4, 4 हमारे पास एंटी बॉन्डिंग है। अपॉन कर दो 2, 8 में से 4 गया 4, 4 अपॉन 2 कितना होता है मैम 2। यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया मैम, सिंपली हमने इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला जो कि आया 2। यानी हम सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं, आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। यानी यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो कितना आ रहा है 2। गॉट इट। अब यहां पर मुझे ये बताइए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैम यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक होगा। यानी इसका मैग्नेटिक बिहेवियर देखो, हम लिखेंगे इन दिस केस या इन द एमओ डायग्राम ऑफ O2, इन द एमओ डायग्राम ऑफ O2 क्या प्रेजेंट है भाई, इन द एमओ डायग्राम ऑफ O2 unpaired electrons are present. That's why it is paramagnetic.
ये किस तरीके से होगा मैम, ये बेसिकली पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये हमारे पास क्या हो जाने वाला है मैम, पैरामैग्नेटिक होने वाला है। गॉट इट। तो दैट इज ऑल अबाउट O2। अब हमें करना किसके बारे में है, नाइट्रोजन के बारे में करना है। तो बेटा नाइट्रोजन के बारे में भी तुम बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हो। हमने यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में करे, आपको किसके बारे में करना है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का पहले तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 1s2 2s2 2p3। कुछ इस तरीके से नाइट्रोजन हमारे पास आया। इसका एमओ डायग्राम बनाएंगे तो भाई 2 डंडे खींच दो, ठीक है। सबसे नीचे क्या होगा मैम, नीचे हमारे पास होगा 2s, इधर भी नीचे हमारे पास 2s होगा। दोनों तरफ नीचे कौन आ गया, 2s आ गया। दोनों की तरफ ऊपर कौन आएगा, यहाँ उतनी ज्यादा गैप नहीं होता है, यहाँ गैप कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मैम 2p, इधर भी हमारे पास क्या आया 2p। बस इनको मिलाकर क्या बना देंगे, इनको मिलाकर मैम हम बेसिकली अपना बना देंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल लेवल, और वही लेवल तुम्हारे पास भर दिए जाएंगे आखिरी में। इतनी बातें समझ में आ रही हैं क्या, जल्दी जल्दी बताओ। लेकिन यहाँ पर ये कौन सा केस है, नाइट्रोजन का। तुम लोगों ने जरूर पढ़ रखा होगा, नाइट्रोजन के केस में हो जाती है sp मिक्सिंग, और sp मिक्सिंग में जो ऑर्बिटल बनते हैं वो थोड़ा ऊपर नीचे बनते हैं। कैसे, देखो सिग्मा तो बिल्कुल सेम बनेगा, तो चलो पहले सिग्मा बना देते हैं। इसमें तो कोई डिफरेंस आता ही नहीं है, ये एज इट इज बना दो। ये है सिग्मा ऑफ 2s, ये है एंटी सिग्मा ऑफ 2s, यानी सिग्मा स्टार ऑफ 2s। ये हमने बॉन्ड एज इट इज बना दिए। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। देखो ये एज इट इज रहेगा कि तुम्हारा सिग्मा स्टार एकदम ऊपर है, ठीक, और उसके ऊपर नीचे क्या रहेंगे मैम, उसके नीचे हमारे पास पाई स्टार रहेंगे, यानी एंटी बॉन्डिंग ऑफ पाई। नीचे क्या आ चुका होगा, यहाँ पे पाई आना चाहिए था लेकिन नहीं, नीचे सबसे पता है क्या आएगा, सबसे नीचे आपके पास आएगा यहाँ पर सिग्मा। सबसे नीचे यहाँ पर आएगा सिग्मा, सॉरी सिग्मा स्टार नहीं, सिग्मा। और यहाँ एकदम नीचे पता है क्या आएगा, एकदम नीचे आएंगे तुम्हारे पास पाई। बस इतना डिफरेंस होता है बोरॉन कार्बन और नाइट्रोजन के केस में। तो अगर तुमसे एमओ डायग्राम पूछ लिया जाता है बोरॉन कार्बन एंड नाइट्रोजन का, तो इस तरीके से बनेगा, पाई वाले नीचे होंगे फिर ऊपर सिग्मा होगा। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाता है ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, इन सभी में सिग्मा नीचे होगा, पाई ऊपर होंगे। ये दोनों में डिफरेंस आ जाता है। आई थिंक ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा ना, आई थिंक। चलो अभी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करवा दो भाई। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 2s में 2। 2p में कितने हैं भाई, 3 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 3, इधर भी 2p में 3। इधर भरना शुरू करें, 2 और 2 4, ये हो गए 4, 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से हमने भर दिए। चलो भाई बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों को माइनस कर देंगे। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बेटा गिनो, मैम गिनते हैं, 2 2 4 5 6 7 8। एंटी बॉन्डिंग तो केवल 2 ही दिख रहे हैं मुझे, उसके अलावा तो नहीं दिख रहे हैं। एक ये एंटी बॉन्डिंग है, बस इतना ही दिख रहा है मुझे। अपॉन 2, 8 में से 2 गया तो कितना हुआ, 6, 6 ही हुआ ना। 6/2 कितना होता है, 6/2 दैट इज 3। यानी यहाँ नाइट्रोजन के केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, नाइट्रोजन के केस में बॉन्ड ऑर्डर आ गया है मैम 3। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर मैम, नाइट्रोजन के केस में बॉन्ड ऑर्डर आया 3। यानी आपके जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन है उनके बीच में कितने बॉन्ड होंगे मैम, नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होने वाले हैं हमारे पास। तो व्हाट इज नाइट्रोजन, ये मुझे बताना जरा, क्या इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिख रहा है, नहीं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड दिख रहे हैं। फिर क्या होगा, लिखती हूं मैं, in the MO diagram of nitrogen, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड, thus it is diamagnetic। तो बेटा ये कैसा हो जाएगा, ये मैम हमारे पास हो जाएगा डायामैग्नेटिक।
ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा सवाल। अब इस सवाल के जितने भी आंसर्स होंगे वो मैंने सब करवा दिए। अब आपका काम बचा है कि आपको इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है। कोई डाउट रह जाता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं समझा दूंगी आपको। कोई भी आपकी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। मेरे साथ साथ तुम लोगों ने भी बहुत मेहनत करी अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी है तो। मिलते हैं अगले क्लास में अगली यूनिट के साथ।